प्रिय तुम्हारे सुध को मैंने यूं ही अक्सर चूम लिया, तुम पर गीत लिखा और फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काकंद कॉम्पिटिटिव जोन, जिसे केसी जोन के नाम से आप जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने व्याकरण की उत्पत्ति, भाषा, बोली, इन सब विषयों पर हम लोगों ने विचार कर लिया था। आज हम लोग का टॉपिक है वर्णमाला या वर्ण विचार। तो आइए जानते हैं वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के भेद क्या हैं, उसमें भी जितने डिवाइडेशन है, स्वर हैं, व्यंजन हैं, तो स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं। इस तरीके से हम लोग बेसिक एक जो है वर्णमाला के बारे में थोड़ा जानेंगे। पूरा डीपली तो नहीं, पहला वीडियो हम लोग का बेसिक होगा, उसके बाद उसके आगे का वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं वर्ण। तो पिछले क्लास में हमने जहां पर छोड़ा था वहीं पर आते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि किसी भी भाषा की उच्चरित रूप होती है। क्या होती है? किसी भी भाषा की उच्चरित रूप होती है। जब हम अपने मुखों के द्वारा जो कुछ भी बोलते हैं वह ध्वनि के रूप में बोलते हैं। इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कहीं कहीं पर ध्वनि को ही माना जाता है। किसी भी भाषा की उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि ही भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई मानी जाती है। चूंकि ध्वनि को हम लिखित रूप में नहीं दर्शा पाते हैं, इसीलिए सार्थक इकाई के रूप में हम वर्ण को लेते हैं। तो वर्ण और ध्वनि ये दूसरे के पूरक हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की, अभी हमने लिखा ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की उच्चरित रूप है। ध्वनि भाषा की उच्चरित रूप है। वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की लिखित रूप है। लिखित रूप है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम ध्वनियों को लिपि चिन्हों के माध्यम से लिख देते हैं तो ये वह वर्ण का रूप ले लेती है। जब हम ध्वनियों को लिपि चिन्हों की सहायता से लिख देते हैं तो वह वर्ण का रूप ले लेती है। इसीलिए वर्ण की परिभाषा देते समय कहा गया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। इसमें और जोड़ देते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो इससे क्या पता चलता है? वर्ण जो है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पूरा निष्कर्ष रूप में क्या बोला कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। तो इतना हम जान गए ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? तो ध्वनि क्या है? भाषा की उच्चरित रूप है, मतलब जिसको केवल उच्चारण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मौखिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और वर्ण क्या है? भाषा की लिखित इकाई है। भाषा की लिखित इकाई है। वर्ण की परिभाषा देते समय कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इन तीनों को हम सामान्यतः एक ही मान लेते हैं। ध्वनि को तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्ण और अक्षर को सामान्यतः एक ही मान लिया जाता है। प्रयोग की दृष्टि से तो दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या है? वर्ण सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। और अक्षर क्या है? अक्षर है सबसे छोटी इकाई जो
वर्ड से थोड़ा अधिक बढ़कर के हो जाती है। कहीं कहीं पर वर्ड के रूप में अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो अक्षर की परिभाषा देते हुए संस्कृत में कहा गया है, अक्षर की परिभाषा संस्कृत में दी गई है, नाक्षरति इति अक्षरः। नाक्षरति इति अक्षरः। क्या कहा गया? नाक्षरति इति अक्षरः। ना मतलब नहीं, क्षरति मतलब क्षरण होती है, क्षरण का मतलब नुकसान होना, नुकसान का मतलब टुकड़ा होना या कई भागों में बढ़ जाना। ना क्षरति इति अक्षरः अर्थात जिसका क्षरण ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, जिसको और छोटे छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता है, वही अक्षर है। सामान्य तौर पर वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। बहुत उच्च स्तर पर जाएंगे तो वर्ण और अक्षर में विभेद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी हम वर्ण को अक्षर मान करके पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाती है। अक्षर परिभाषा दिया गया ना क्षरति इति अक्षर है। अब यहाँ क्षरति का तात्पर्य है क्षरण होना, टुकड़े होना, बढ़ जाना, अर्थात जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते वही अक्षर कहलाती है। तो वर्ण या अक्षर को हम एक भाषा की सबसे छोटी इकाई मान करके चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, वर्ड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या? आ, हमने लिख दिया आ, का, खा, गा, ई। अब इनको और अधिक छोटा कैसे करेंगे? और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो कहा गया सबसे छोटी इकाई। जैसे यही लिखा होता आम, तो इसको छोटा करने का साधन हमारे पास था, वर्डों का क्या करते? विच्छेद कर देते हैं। तो आ को अलग कर देते, माँ को अलग कर देते। तो ये अलग करने के बाद ये बन गया आम। लेकिन ये अगर अकेला आ है, इसको और अधिक छोटा कैसे करेंगे? मतलब ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। जैसे का है, इसको छोटा कैसे करेंगे? इसको एक तरीका है छोटा कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो उसको बोल नहीं पाएंगे। जैसे का लिखा है, का मतलब एक व्यंजन है, का एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर छिपा होता है। अगर हम आ को निकाल दें तो यहाँ पर नीचे हलंत लग जाता है, और हलंत चिन्ह का मतलब है, ये है हलंत का चिन्ह। हलंत चिन्ह का मतलब है कि किसी भी वर्ण से स्वर को निकाल दिया गया। अब जब स्वर को निकाल ही दिया गया तो हम इसका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, ये केवल ध्वनि के रूप में रह गई, मतलब इसको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कहने के लिए तो हम इसको का पढ़ेंगे, लेकिन बिना स्वर के इसको हम बोल नहीं सकते। इसीलिए सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वर्ण। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक इतना जाना कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाषा की सबसे सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई वर्ण को ही माना जाता है। अब आइए बात करते हैं आगे वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? तो चूंकि हिंदी की आदि भाषा संस्कृत है, क्योंकि हिंदी की आदि भाषा क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। आदि जननी मतलब, आदि जननी का तात्पर्य है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? संस्कृत से। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो जो संस्कृत की वर्णमाला है, उसी वर्णमाला से मिलकर के पूरा हिंदी बना हुआ है। तो संस्कृत की वर्णमाला जितने हैं उसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं। तो उसको आधार मानते हुए हिंदी, जब हम लोग बहुत पहले भाषा विज्ञानियों ने, व्याकरणाचार्यों ने हिंदी को तैयार किया, तो वर्ण के दो भेद माने, एक तो स्वर है, दूसरा व्यंजन है। उसके बाद स्वर के तीन भेद माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब व्यंजन के मुख्य तौर पर तीन भेद व्यंजन के भी हैं, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन आधुनिक मानक व्याकरण के अनुसार अब कहीं कहीं पर स्वर के दो ही भेद स्वीकार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है प्लुत जो स्वर है ये संस्कृत का था, अब हिंदी में इसका चलन बहुत कम हो गया है। तो हिंदी में इसका चलन कम होने की वजह से अब अधिकांश जगहों पर
स्वर के दो भेद ही माने जा रहे हैं। तो माने दो ही जा रहे हैं, लेकिन हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे कि क्या है हरस स्वर, क्या है दीर्घ स्वर, क्या है प्लुत स्वर। उसके बाद व्यंजन में देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, इन सबों के बारे में हम धीरे धीरे अब चर्चा करेंगे। तो पहले तो वर्ण के भेद ही जान गए। वर्ण के दो भेद हो गए, पहला होगा स्वर। तो आइए स्वर जानते हैं। स्वर क्या है? स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। या जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में, हमारे स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, हमारे मुख के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की सांस लेने में रुकावट पैदा नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर बेसिक तो हम सभी लोग जानते हैं, आ ई उ, ये सब स्वर हैं। आ ई उ ए, आई ओ औ, ये सब स्वर हैं। अब इनको बोलिए स्वतंत्र रूप से, उच्चारण करिए एक बार। आ ई उ ए आई। तो इनको बोलने में कहीं भी हमारी जबान फंसती नहीं है। इसका कहने का मतलब है, जो परिभाषा दी गई है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो हम किसी और वर्ण के अधीन भी नहीं है कि हमको बिना इसकी सहायता के हम बोल नहीं सकते। जैसा कि व्यंजन में है कि बिना किसी की दूसरे के सहारे हम बोल नहीं सकते। इसको स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं और उसी माध्यम में व्यक्त करते हैं। तो स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, हमारे मुख में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट, किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, स्वर कहलाती है। स्वर के तीन भेद माने गए हैं। पहला तो हरस स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, तीसरा प्लुत स्वर है। ये वहां पर चार्ट में बनाया गया है। हरस स्वर, अब ये सब स्वर हैं, आ है, ई है, ऊ है, इसमें री भी जोड़ लेते हैं। अब तो बहुत लोग री पर भी मतभेद कर रहे हैं कि री भी हिंदी में नहीं है, जबकि हिंदी में बराबर इसका प्रयोग है। ए है, आई है, ओ है, औ है। ठीक है। अब हरस स्वर क्या है? हरस का मतलब ही होता है छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो हम लोग बचपन में थे जब, तो पढ़ते थे छोटा बड़ा, छोटी बड़ा, वो ऐसे पढ़ते थे। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ है। तो हरस स्वर क्या था? वे स्वर, हरस स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत अल्प समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या कह लें वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हरस स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हरस स्वर कहते हैं। आ ई उ री, ये होते हैं हमारे हरस स्वर, मतलब चार होते हैं हरस स्वर। हरस स्वर मतलब एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण कर, अब जब हम परिभाषा देंगे दीर्घ की और प्लुत की, तो कंपैरिजन करेंगे हरस का, हरस से दीर्घ और प्लुत का। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हरस की तुलना में, इसकी तुलना में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, या दुगुना समय लगता है। एक मात्रा का समय दो मात्रा का समय लगता है या दुगुना समय लगता है। किसके तुलना में? हरस की तुलना में। वे स्वर जिनके तुलना में दो मात्रा का समय लगता है या दुगुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे छोटा छोटी, छोटा ई री हो गया, अब यहां बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। ये हमारे इतने क्या हो गए?
ये हमारे इतने हो गए दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टोटल हो गए दीर्घ स्वर। इस हिसाब से जब हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो कितने हो गए? 4 हर्ष स्वर थे और 7 हो गए दीर्घ स्वर। एक जो बचा हुआ है प्लुत स्वर, अब इसे हिंदी में कुछ लोग अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानेंगे प्लुत स्वर। अब इसी से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तो उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में दो गुना समय या 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में हर्ष की तुलना में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। संस्कृत में व्याकरणाचार्य में एक मात्रो भवेत हर्ष्यम, द्वि मात्रो दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रो प्लुतो, और व्यंजन 4 मात्रा का। मतलब व्यंजन में आधी मात्रा होती है और हर्ष में 1 मात्रा होती है और दीर्घ में 2 मात्रा होती है, प्लुत में 3 मात्राएं होती हैं। तो हर्ष, दीर्घ और प्लुतो। अप्लुत का प्रयोग कहाँ है? जैसे इन अपने हिंदी के जो 2 हैं इनका तो प्रयोग हम लोग सब लोग जान रहे हैं, लेकिन प्लुत का प्रयोग कहाँ है? जैसे संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग अधिकाधिक होता है। जैसे पहले वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता था बड़े बड़े शब्दों को। तो इसको लिखने के लिए हम जैसे हिंदी के जो स्वर हैं उनको लिखने के लिए ऐसे ऐसे मात्रा बना देते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए जो हिंदी का 3 बनाते हैं, हिंदी का 3 भी कैसे बनाते हैं बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता हो। 1 ऐसे बनाते हैं, 2 ऐसे बनाते हैं, 3 ऐसे बनाते हैं, 4 ऐसे बनाते हैं, 5 ऐसे है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये हमारे हिंदी की गिनती होती है। तो जो हिंदी में जैसे 3 बनाया जाता है, जहां पर इसका उच्चारण होता है वहां पर उसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं ओम, तो उसके उच्चारण में 3 मात्रा। मतलब जब हमें जिन वर्णों पर अधिक जोर देना पड़े, 2 मात्रा से या थोड़ा अल्प मात्रा से अधिक हो गया 2 मात्रा, 2 मात्रा से अधिक जोर देना पड़े। जैसे ओम बोलते समय जैसे कहते हैं ओम, उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत देर तक, जैसे बहुत दूर कोई जा रहा हो, है ना, तो आप आवाज भैया, तो भैया को बुलाएंगे, बहुत देर तक आवाज देंगे। तो जहां पर आवाज देर देंगे तो लास्ट में भैया चिल्ला रहे हैं तो यहाँ 3 लगा देंगे, मतलब वो भैया को हम बहुत देर तक उच्चारित कर रहे हैं। तो इन जगहों पर प्लुत का क्या है? प्रयोग होता है। तो हिंदी में कुल 2 स्वर होते हैं, तीसरा स्वर संस्कृत का है, इसको भी हमको थोड़ा जानते चलना है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? स्वर क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, स्वर के भेद क्या है। तो स्वर के भेद हो गए हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अब हम लोगों ने कितना पढ़ा? हर्ष स्वर की संख्या 3 थी, 4 थी, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, संख्या कितनी होगी? 11। अतः हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। पहले हम जानेंगे व्यंजन के बारे में, फिर हम आएंगे वर्णमाला पर। पहले हम जानेंगे व्यंजन के बारे में, फिर हम आएंगे वर्णमाला पर। पहले हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? स्वर तो हम जान गए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। परिभाषा के तौर पर भी कर सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब वो अन्य वर्ण कौन है? वो अन्य वर्ण स्वर है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ की मात्रा छिपी होती है, प्रत्येक व्यंजन में आ की मात्रा छिपी होती है। बिना आ के लगे किसी भी व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे व्यंजन यही तो है, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। अब बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंत में का नहीं? का बोले? का प्लस आ, खा प्लस आ,
है ना। तो इन सबों के उच्चारण करते समय आ इनके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में स्वर तंत्रियों में रुकावट पैदा होती है, बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर यही स्वर का था, अगर यही व्यंजन का था और इसको हम बिना स्वर के सहायता के बोले तो हम बोलना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि फंस जाएगा हमारा जगह, क्योंकि बिना स्वर के बोले नहीं जा सकते हैं। मैं बता दिया, जब इसमें से ध्वनि स्वर निकल गया तो केवल मात्रा रह गई, क्या, ध्वनि के रूप में रह गई। तो इसलिए बिना स्वरों की सहायता के ये बोले नहीं जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भेद यहाँ पर लिखा गया है। कौन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय, जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय वे हमारी स्वर तंत्रियों को, हमारे गले से लेकर के होठ तक के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं, तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाती है। स्पर्श का मतलब छूना हो गया, स्पर्श का मतलब छूना हो गया। तो जब वर्ण हमारे स्वर तंत्रियों को स्पर्श करते विभिन्न स्थानों से निकलते हैं तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कुछ हमारे कंठ को छूकर निकलते हैं, कुछ हमारे मूर्धा को, कुछ हमारे तालु को, कुछ हमारे होष्ठ को, कुछ हमारे दांत को, तो ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेकर के माँ तक संख्या कितनी है इनकी? 25 है। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा। तो का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। संस्कृत में एक सूत्र है, कादमयावसानो स्पर्शा है, अर्थात का से लेकर के माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये न बेचारे पूरे स्वर होते हैं और न ही पूरे व्यंजन होते हैं। ये न पूरे स्वर होते हैं न पूरे व्यंजन होते हैं, इसलिए इनका नाम अर्धस्वर है। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्थात आधे स्वर होते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या 4 होती है, जो है या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्मा का मतलब ही होता है गर्माहट या गर्मी। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में गर्माहट पैदा हो, हमारे मुख लग जाए हमको कि बहुत हीट हो गया, बार बार उसका उच्चारण करें लगातार, तो गर्माहट का एहसास हो, तो ऐसे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में गर्माहट का एहसास हो वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या है 4। सा, 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 हा। इनका बार बार उच्चारण करिए, जैसे सा 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 हा, सा 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 हा, सा 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 हा, सा 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 हा। हम बार बार ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? बार बार हमारा मुंह जो है गर्म हो जाएगा, इसलिए इनको कहा गया ऊष्म व्यंजन। तो यहां तक तो हो गया। अब इनकी संख्या गिन लीजिए। 25 हो गए स्पर्श व्यंजन के, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन के, 25 4 29, और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन के। संख्या कितनी हो गई? 33। तो 33 हो गए हमारे क्या? व्यंजन। स्वरों को कितना काउंट किए थे? 4 और 7 11। अब कितने हो गए टोटल? 44। कितने हो गए टोटल? 44। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला। तो आगे और हम करेंगे 44 को कैसे 52 पहुंचाते हैं। इन सबको हम इरेज कर रहे हैं। वर्णमाला क्या होती है? हमने वर्ण के बारे में जान लिया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण या अक्षर कहलाती है। इन्हीं वर्ण को हमने बताया सामान्य तौर पर अक्षर भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा बताए, ना अक्षरत इति अक्षर है, अर्थात जिसका अक्षर ना हो वही अक्षर है।
अब इन वर्णों में हमने दो तरह के देखे, पहला स्वर देख लिया, दूसरा व्यंजन देख लिया। स्वर के 3 भेद देख लिए, व्यंजन के भी 3 भेद मुख्य तौर पर देख रहे हैं। बहुत सारे होते हैं स्वरों के आधार पर भेद, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सब, लेकिन इन सबों को पढ़ने के लिए डीप में हम किसी दिन एक दिन और क्लास रखेंगे। अभी पहले हम बेसिक जानेंगे। वर्ड क्या हो गए? स्वर और व्यंजन। तो अब इन्हीं स्वरों वर्णों को, यही जो स्वर और व्यंजन है, वर्णों को व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से जब एक जगह पर रख दिया जाता है तो वह वर्णमाला बन जाती है, वर्णमाला बन जाती है। अर्थात वर्णों को व्यवस्थित ढंग से रखना ही वर्णमाला कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से उसको रख दें एक जगह पर, एक सीक्वेंस जिनका हो, एक ऑर्डर हो, एक तरीका हो रखने का, तो वर्णमाला कहलाता है। जैसे फूलों की माला होती है, फूल माला हम कहते हैं, फूलों की माला होती है ना। तो फूलों को क्या करते हैं? फूलों को एक एक करके गूंथते हैं, फूलों को एक एक करके गूंथते हैं। पहले एक चंपा का लगा देते हैं, फिर एक चमेली लगा देते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, जैसे क्या है, फूलों की जो माला बने वो सुंदर लगे। इसी प्रकार वर्णों को व्यवस्थित ढंग से पहले स्वर को कहाँ रखना है, फिर व्यंजन को कहाँ रखता है, उनका स्थान कहाँ पर है, इस तरीके से वर्णों को जब रख दिया जाता है तो वर्णमाला का रूप ले लेता है। बहुत हर भाषाएं हैं, उर्दू की अपनी लिपि है, हिंदी की अपनी लिपि है, संस्कृत की अपनी है और अंग्रेजी की अपनी लिपि है। प्रत्येक भाषा का अपना एक वर्णमाला है। जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो अल्फाबेट होता है, लेकिन सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा जो है हमारी हिंदी है। हिंदी की जो वर्णमाला है सबसे अधिक वैज्ञानिक है। क्यों है? क्योंकि हमारे हिंदी में कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं होता है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा वर्ड साइलेंट हो गया, है ना। नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, अब नॉलेज में पता नहीं चल रहा कि कहाँ चला गया, तो इनका कोई एक ठीक ढंग नहीं है। लेकिन यही हिंदी में क्या है, प्रत्येक वर्ड का अपना एक स्थान है, एक वैज्ञानिक तरीका है। जब हम इसी हिंदी भाषा में पढ़ते हैं भाषा विज्ञान बहुत ऊंचे स्तर पर कहते हैं, जैसे फोनेटिक साइंस कह लें, तो क्या हमको यही सिखाया जाता है कि कौन सी वर्ड हमारे मुख से, हमारे स्वरतंत्रियों से कहाँ से बोली जाती है, कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। तो पहले तो हम वर्णमाला लिखते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं कैसे कौन कौन से वर्ड हैं। तो सबसे पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, सामान्य तौर पर और मानक तौर पर। मानक रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। अब हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों को रखा गया है, तो पहले हम स्वरों को लिखते हैं। कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या हो गई कुल 11। यही टोटल क्या है? 11 स्वर। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या हो गई कुल 11। इनके साथ 2 और जुड़े होते हैं। हम पढ़ते हैं, जब बचपन में ककारा हमको सिखाया था, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ है। हिंदी वर्णमाला में कुल ये 11 स्वर हम लोगों ने लिखा है। आ ई ओ री ए ऐ ओ औ। फिर 2 हम इसी फ्लो में पढ़ते हुए बचपन से आए हैं, अंग आ है, अंग आ है, अंग और आ है। तो इनको स्वरों में शामिल नहीं किया गया है, इनका एक अलग से नाम है, इनकी संख्या 2 है, इनका नाम है अयोगवाह। जो किसी के साथ योग ना करे वही है अयोगवाह। ठीक, इन अयोगवाह में भी ये पहले वाले जो भाई साहब हैं इनका नाम है अनुस्वार। ये पहले वाले भाई साहब इनका नाम है अनुस्वार,
दूसरे वाले इनका नाम है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। अभी हमको इतना जानना है। उसके बाद स्वरों के बाद वर्णमाला में स्थान दिया गया है व्यंजनों को। सबसे पहले आएगा का वर्ग, और इनको वर्गों में भी बांटा गया है। पहले वर्ग का पहला अक्षर उसके वर्ग के नाम से जाना जाता है, का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा। हम लोगों ने इतना अभी तक पढ़ा है। जब हम स्वर और व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे, इतने सारों के बारे में पढ़ लिया था, उसमें ये दो अनुस्वार की जिक्र नहीं हुआ था जो अयोगवाह है। तो अब देखिए, ये का वर्ग इसका नाम दे सकते हैं, इसका चा वर्ग, इसका टा वर्ग, इसका ता वर्ग, इसका पा वर्ग, इसका, बस ये 5 वर्ग होते हैं। अब 5 वर्ग हमने पढ़ा था अभी स्पर्श व्यंजन में। ये पूरे जो इनकी संख्या है, ये पूरी संख्या 25 क्या कहलाती है? का से लेकर के मा तक कादमया वसानो स्पर्शा है। तो ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। कहीं ना कहीं हमारे स्वर तंत्रियों को, हमारे वोकल्स को, हमारे मुख, गले से लेकर के होठ तक के किसी न किसी हिस्से को ये स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। हमने इसके बारे में जाना था। इनकी संख्या 4 थी, इनका नाम दिया गया था अंतस्थ व्यंजन। इनको भी पढ़ा हमने अभी इसके पहले। इसके बाद इनकी संख्या 4 थी, हमने इनको पढ़ा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो हमने देख लिया 25, 4 29, 4 33, 11 44 और 2 ये हो गए 46। 46 अभी हमको चाहिए 6। अब इनके अलावा 6 कौन है? इनके अलावा 6 हैं 4 और संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 और संयुक्त व्यंजन होते हैं जो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इनको व्यंजन में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जितने व्यंजन हमने पढ़े वो कहीं ना कहीं एक वर्ण से मिलकर बने हैं, एक ही वर्ण है। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इनका नाम ही संयुक्त है। संयुक्त का मतलब है जुड़ना। तो ये 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं? व्यंजन के भेदों में ना पढ़ करके अलग से संयुक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में रखते हैं। अब ये छा मिलकर बना है किससे? का और सा के योग से। तो हम का और सा को जब बहुत तेज से उच्चारण करेंगे, का सा, तो ये छा का उच्चारण दे देता है। ऐसे ही इसका उच्चारण देखेंगे तो ता और रा का उच्चारण देगा। अब इसको एक साथ बोलिए, तारा, तारा, त्रा, 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 तो ये त्रा का उच्चारण बाद में यही आ जाएगा। फिर ऐसे ज्ञा है तो ये जा और इया, आधा जा और इया मिलकर के क्या बन गया? ज्ञा। स्रा है तो ऐसे बड़ा वाला जो सा है और ये वाला रा है तो क्या हो गया? स्रा बन गया। इसीलिए इनको कहा गया क्या? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 वर्णों के मिलने से बने हुए हैं, अकेले इनका स्वतंत्र रूप नहीं है। इसलिए इनको व्यंजनों के भेद में भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जैसे हम लोग संयुक्त व्यंजन में ये 4 जान गए। अब इनकी संख्या हो गई कुल कितनी? 46 हुई थी। 4 संख्या ये जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 50। अभी 2 बच रहे हैं। वर्णमाला की संख्या हमने लिखी है कितनी? 52। 2 और बच रहे हैं। तो 2 अलग से व्यंजन जो हमारे हिंदी के हैं, अभी तक ये जितने वर्ण हैं ये संस्कृत से उत्पन्न होकर के हिंदी में आए हुए हैं। क्योंकि हमने बताया संस्कृत जो है हिंदी व्याकरण की आदिजननी या हिंदी भाषा की आदिजननी है। तो कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी की उत्पत्ति होती है। तो संस्कृत भी हिंदी से आया। और हिंदी के अपने जो 2 उपसर्ग माने गए हैं, वो 2 वर्ण माने गए हैं, डा और ढा। यहाँ पर ढा में 2 जगह बिंदी रहेगा। इनका नाम दिया गया है द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन। अब ये संख्या हो गई हमारे 52। देखिए 11 स्वर, 2 अयोगवाह 13 और ये कितने हो गए? 33। 13 33 46 और 4 संयुक्त व्यंजन 50 और 2 द्विगुणित व्यंजन हो गए 52। अब ये टोटल हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक वर्ण का एक अपना स्पेसिफिक
प्लेस है हमारे ओकल्स में, हमारे स्वर तंत्रियों में, हमारे गले से लेकर के कंठ तक में। तो जो वर्ड जिन स्थानों से बोले जाते हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। तो जहां से हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ड जिन स्थानों से हमारे गले से लेकर के हमारे मुख तक के जिन स्थानों से बोले जाते हैं वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अर्थात उच्चारण का मतलब क्या होगा, जहां से हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहीं पर लिखा है, इसीलिए इसको यहीं पर कर। अब जो का खा गा घा है ये हमारे बोले जाते हैं कंठ से। कहां से बोले जाते हैं भैया? कंठ से। संस्कृत में इसके लिए सूक्ति क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ऐसे इसका है इचु यसानाम तालुः, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु लसानाम दंतः, उपपधनीय नाम ओष्ठ है। ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठ, वकार है दंतोष्ठ है। तो संस्कृत में कुछ चीजें आसान है याद करना, लेकिन हम आप लोग को संस्कृत में नहीं उलझाएंगे, हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो ये का खा गा घा अंगा, तो इनका जो वर्ग है, ये का वर्ग कहां से बोले जाते हैं? सामान्य तौर पर माना जाता है का वर्ग कंठ से बोले जाते हैं। प्रोनाउंसिएट करके देख लेते हैं। का खा गा घा, बोलिए। देखिए यहां पर जोर पड़ रहा होगा, कंठ पर जोर पड़ेगा। तो जब हमारे गले पर जोर पड़े तो समझ लीजिए उच्चारण स्थान उसका क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ का मतलब गला। इचु यसानाम तालु, क्या मतलब है? चा छा जा झा, ये तालु से बोले जाते हैं। अब कंठ के थोड़ा ऊपर आते हैं तो टंग और ऊपर वाला मसूड़ा जब आपस में जीभ के साथ सटता है तो प्लेस क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। तो इसको बोला जाता है तालु से। चा छा जा झा इया बोल के देख लीजिए अपने आप। फिर अगला है टा ठा डा ढा अड़ा। थोड़ा और आगे आएंगे तो ऊपर दांत के थोड़ा सा पीछे जो मसूड़ा है ऊपर वाला और जीभ, ये जब आपस में टच कर रहे हैं तो स्पेस क्या कहलाता है? क्या हो गया? तालु। ये मूर्धा हो गया। क्या हो गया? मूर्धा हो गया। इसको मूर्धन्य भी कहते हैं। तो ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तो टा ठा डा ढा अड़ा। अभी हम इतना ही सामान्य तौर पर मारेंगे कि जो टा वर्ग है वो मूर्धा से बोले जाते हैं, चा वर्ग है तालु से बोले जाते हैं। यहाँ इसको लिखते हैं चा वर्ग तालु से बोले जाते हैं। कई बार देखते हैं टीवी में ऐड तालु का रोग हो गया। तालु कौन? हमारे गले के ऊपर वाला जो हिस्सा है वही तालु का रोग। उसके बाद है देखिए ता वर्ग। तो ता वर्ग कहां से बोला जाएगा? बोल के देख लीजिए। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। तो हमारे क्या हो रहा है? दांतों में कंपन वाइब्रेशन हो रहा है। दांतों में कंपन वाइब्रेशन होने की वजह से इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। अर्थात जो ता था दा धा ना है ये दांत से बोले जा रहे हैं। इसके बाद आ रहा है पा फा बा भा मा। अब इनको बोलिए। देखिए हमारा ओठ जो है अपने पा फा बा भा मा, पा फा बा, तो हमारा ओठ चल रहा है तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया, है ना। तो ये हमारे कुछ जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान इस तरीके से बांटे गए हैं। इसीलिए हिंदी को वैज्ञानिक भाषा कहा गया, क्योंकि हिंदी हमारे यहाँ से निकलेगी ना, तो यहाँ से निकलते समय सबसे पहला स्थान कंठ का है। तो सबसे पहला जो कंठ से बोले जाएंगे उनको सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा आगे आते हैं तो तालु पड़ता है, तो जो तालु से बोले जाते हैं उनको वहां रखा गया है। उसके बाद मूर्धा आता है, तो जो मूर्धा से बोले जाते हैं उसको। उसके बाद दांत आता है, हमारे मुखाग्नि मुख का जो हिस्सा है मुख के अग्रभाग में, तो इसमें जो है दांत से बोला जाता है। उसके बाद सबसे आगे आता है तो होठ। तो ये सब होठ से बोले जाते हैं। कुछ और होते हैं जो बोले जाते हैं, उनके बारे में भी लिखते हैं कहाँ जो छोटे हुए हैं। जैसे इसी में आता है कंठ से ही बोला जाता है। कौन सा बेटा? का खा गा घा तो बोले जाते हैं, आ भी इसी से बोले जाते हैं। ये और जो विसर्ग होता है, विसर्ग जो होता है ये जो अभी यहाँ लिखा गया है आह, ये भी यहीं से बोले जाते हैं कंठ से। उसके बाद इसमें आता है तो ई छोटा ई और बड़ी ये भी यहीं से बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? जो या बचता है यहाँ से बोला जाता है। और क्या बचता है? ये वाला जो सा बचता है इसे कहते हैं कौन सा सा? 3 सा है ना। एक सा हो गया हमारा ये, एक सा हो गया ये, एक सा हो गया ये। अब ये कौन सा सा है? ये हो गया हमारा दंत सा। हमारा क्या हो गया? ये दंत सा हो गया। और उसके बाद क्या है? ये मूर्धन्य सा, इसे कहते हैं मूर्धन्य सा, इसे कहते हैं तालव्य सा।
क्या कहते हैं इसे? तालव्य सा। तो ये जो सा है ये तालव्य सा इसीलिए है क्योंकि ये तालु से बोला जा रहा है। ये तालव्य सा इसीलिए क्योंकि ये तालव्य से बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए आता है इसके जो री बचता है हिंदी में री टा वर्ग, और इसमें जो सा है मूर्धन्य सा, इसीलिए क्या जाता है? मूर्धन्य सा। इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये मूर्धा से बोला जा रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया मूर्धन्य सा। उसके बाद देखिए एक बच रहा है ए आई, ये बोला जाता है कंठ और तालु से मिलकर के, तो कंठ तालु से मिलकर के इसको बोला जाता है ए आई को, दोनों आपस में जब मिश्रित होते हैं तब इसको बोला। और बचता है ओ औ, ओ औ, इसको बोला जाता है कंठ और ओष्ठ से मिलकर के, कंठ और ओष्ठ हमारे गला और होठ से मिलकर के बोलेंगे ओ औ। अब बचता है केवल एक शब्द वा, तो वा को बोलते हैं दंत और होष्ठ से मिलकर के, वकार है दंत ओष्ठ है, संस्कृत में कहा गया है, इसको कहा गया ए दैत्य कंठ तालु, ओ दैत्य कंठ ओष्ठ है। तो इस तरह हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि कैसे किन वर्णों को कहां से बोला जाता है। एक पूरा विस्तृत तरीके से आपको ये समझा दिया गया, और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वर्णमाला भी इतना छोटा नहीं है, वर्णमाला हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए, लेकिन बेसिक तौर पर जो एक बच्चे को पता होना चाहिए, 10th तक के बच्चे को, 12th तक के बच्चे को, इतना जान लेना बहुत जरूरी है, इतना सबको ही जानना जरूरी है। तो हमने आज वर्णमाला के बारे में पूरा विस्तृत तरीके से देख लिया, कौन कौन से क्या है। पहले तो हमने जाना ध्वनि क्या है, ध्वनि के बाद ध्वनि क्या होती है तो हमने बताया। ध्वनि क्या होती है? उच्चरित रूप होता है भाषा का, जिसका उच्चारण करने वाला रूप। और फिर वर्ण, उन्हीं ध्वनियों का जो लिखित रूप हो गया लिपि के माध्यम से, तो वर्ण बन गया। अक्षर वर्ण को सामान्य तौर पर मान लिया जाता है, कहीं कहीं पर अक्षर की परिभाषा थोड़ा अलग कर दिया गया, थोड़ा सा अलग, तो अक्षर वर्ण एक मान लिया गया। फिर हमने पढ़ लिया वर्ण क्या है, तो जिनको बोला जाता है जिस तरीके से, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, जिनको बांटा नहीं सकता। डिफिनेशन संस्कृत का पढ़े, नाक्षरत इति अक्षर है। उसके बाद वर्ण के भेद पढ़ लिए, फिर वर्ण के भेद में स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, फिर स्वर हमने वर्णमाला पढ़ लिए, वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने संयुक्त स्वर हैं, फिर 2 द्विगुणित व्यंजन है। तो एक समग्र तरीके से हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में जान लिया। आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, बाकी अगले दिन देखते हैं कि इसके आगे क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।